ये बहुत बड़ा है, इसमें 3 ही 4 दिन में ख़त्म करना है, ठीक है। ये अनहान है क्या? अन बदी देखो। तो कल हम आप लोग को पढ़ा रहे थे विदेशी आक्रमण के दौरान मोहम्मद गौरी के बारे में बता रहे थे। मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ। मोहम्मद गौरी की जो विजय थी, मोहम्मद गौरी आक्रमण करके चला जाता था और जिस क्षेत्र में उसने विजय की वो अपने 2 सेनापति इसके मुख्य थे, उन सेनापतियों को छोड़ जाता था। उस सेनापति का एक का नाम था और दूसरा, चलिए, ये दोनों थे जो मोहम्मद गौरी के क्षेत्र में विजय करते हैं। ये दोनों लोग, मोहम्मद गौरी का एक युद्ध होता है भारत के बाहर, वो लड़ाई लड़ता है 1205 ईस्वी। 1205 ईस्वी में एक युद्ध होता है अंधखुद का युद्ध। खुद ये स्थान है, ये पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक क्षेत्र है। जैसे गौरी भारत में तो लड़ता ही था, भारत में आक्रमण करता ही था, वहाँ भी तुर्कों से वो पश्चिम में भी लड़ाई लड़ता था। तो एक जगह अंधखुद नामक स्थान पे मोहम्मद गौरी युद्ध में लड़ता है और उसकी पराजय होने वाली थी, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक पहुंच जाता है और इल्तुतमिश पहुंच जाता है और इसको बचा लेता है। किसी तरह से गौरी बच जाता है। इल्तुतमिश जिसको इसने खरीदा था इसकी रक्षा करता है और मोहम्मद गौरी युद्ध में हारते हारते बचता है, लेकिन ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाता है। अंत में मोहम्मद गौरी एक स्थान दमियक में खोखरों के खिलाफ युद्ध करके नमाज पढ़ता है और पीछे से उसकी हत्या कर दी जाती है। तो 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद चूँकि मोहम्मद गौरी के कोई उस तरीके से उत्तराधिकारी नहीं था, तो उसका जो क्षेत्र डिवीजन था वो बटा हुआ था, उसके जो सेनापति थे वही अधिकार कर लिए अपने पे। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का अलग क्षेत्र था, बख्तियार खिलजी का अलग क्षेत्र था, और भी 2-3 लोग थे। इन लोगों ने आपस में क्षेत्र को बांट दिया। तो मोहम्मद गौरी के बाद जो इतिहास में एक वंश शुरुआत होता है उसको हम लोग कहते हैं गुलाम। क्यों कहते हैं गुलाम? क्या था? हाँ, मोहम्मद गौरी का गुलाम, सही कहा। मोहम्मद गौरी ने गुलाम खरीदने की उस समय परंपरा थी, ठीक है। गुलाम खरीदने की उस समय परंपरा। इसको 1 मिनट बंद करिए। देखिए आप लोगों को, तो मोहम्मद गौरी की हत्या हो जाती है। एक अफगान उनको मार देता है जब वो नमाज पढ़ रहे थे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि किस शासक की हत्या नमाज पढ़ते हुए, ठीक है। तो अगर हम ये चीज़ ना बताएं आपको कि नमाज, तो ये चीज़, इसीलिए कहानी सुनना बहुत जरूरी है, ये भूलना नहीं चाहिए। ये जो बोल रहे हैं ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कब है हम जो नमाज पढ़ते समय ये कह रहे हैं, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। ये जरूर, ये दिव्या जो बोल रहा है उसको फॉलो करिएगा। आप देखिएगा कि जब आप क्वेश्चन करने बैठेंगे ना, तो अगर ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं तो आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए, अब इसके बाद आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश देखिए, हाँ, 1206 में उसकी हत्या हो जाती है। 1205 में तो अंधखुद का युद्ध होता है। 1206 में मोहम्मद गौरी की हत्या एक अफगान कोई कर देता है। 1206 ईस्वी में अब एक नवीन वंश की स्थापना होती है, गुलाम वंश। तो हम आपको बता रहे हैं कि ये
गुलाम क्या होता है, गुलाम क्यों खरीद बनाए जाते थे उस समय, कौन बताएगा? गुलाम बस तो सुना है, लेकिन कभी सोचा कि गुलाम क्यों कहा जाता है, लेकिन ऐसा करते क्यों? भाई गुलाम खरीदते थे तो गुलाम बनाते थे क्यों थे? जैसे गुलाम बनाए, गुलाम वंश हुआ, लेकिन इतना नहीं मतलब सोच मिलता है कि मतलब क्यों? सत्ता की देखिए, राजा जो थे वो तो शासक था ही, वो लोग गुलाम को जो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं जानकार, यानी युद्ध में सैन्य क्या कहते हैं ले जाते थे, जो उनको वो लोग खरीदते थे, उनको शिक्षा देते थे, उनको सैनिक शिक्षा देते थे, उनको घुड़सवारी कराते थे। और क्योंकि आगे चलकर उनको मालूम है कि अगर जो राजा सोचता था कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो इन्हीं को उत्तराधिकारी बना दूंगा, यही हमारा आगे जो आपने कहा सत्ता, हाँ शासन, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को ही खरीदा था मोहम्मद गौरी ने, इल्तुतमिश को भी खरीदा था, और आगे चल के यही लोग शासक बने। तो पहली बार ये गुलाम वंश की नींव पड़ती है, कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनाए। कुतुबुद्दीन ऐबक ये काल 1206 से 1210 ईस्वी, कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो विजय थी 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी में, कुतुबुद्दीन ऐबक उपाधि, शॉर्ट में लिखा उपाधि हातिम द्वितीय पीर बख्श, उपाधि ये उसकी उपाधि थी, हातिम द्वितीय पीर बख्श ये उपाधि थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो ज्यादातर विजय थी, इसको लिख दिया पाली, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो विजय थी वो मोहम्मद गौरी के समय में ही इसकी महत्वपूर्ण विजय थी। मोहम्मद गौरी जब शासक था उसी समय इन्होंने कई महत्वपूर्ण विजय थी, जैसे 1194 ईस्वी में चंदावल का युद्ध, ये इसमें ये शामिल था। 1197 ईस्वी में गुजरात की विजय में ये शामिल था, विजय इसने की थी। और 1202 ईस्वी में माबर की विजय, माबर की विजय इसने की। माबर यानी महोबा यानी बुंदेलखंड की विजय, ये मोहम्मद गौरी के समय कुतुबुद्दीन ऐबक कर किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके बाद क्या हुआ कि इसने आपको बना दिया है कि स्थापत्य कला में भी इसका बहुत योगदान दिया है। इसने सबसे पहले भारत में सबसे पहले मस्जिद बनवाने वाला जो भारत में कोई बाहरी आया और उसने पहली मस्जिद बनाई, उस मस्जिद का नाम था कुब्बत उल इस्लाम, कुब्बत उल इस्लाम नामक मस्जिद। मस्जिद का निर्माण, मस्जिद का निर्माण, ये पहली मस्जिद थी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की पहली मस्जिद बनाने का श्रेय किस शासक को जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुब्बत उल इस्लाम नामक मस्जिद इसने बनाई थी। (1199 ईस्वी में 1199 ईस्वी में
कुतुब मीनार की नींव रखी। कुतुब मीनार की नींव रखी, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। इसने कुतुब मीनार की नींव कर दी, दिल्ली में अभी भी है। और आगे चल के इसके बाद जो राजा हुआ इल्तुतमिश, उसने कुतुब मीनार को पूरा कर दिया। इसने कुतुब मीनार की नींव रखी 1199। इसने, हम आपको बता चुके हैं, अजमेर में भी एक मस्जिद बनाई थी 2.5 दिन का धोखा, ठीक है। तो ये इसने बनाया। ये दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश का इसको कहते हैं संस्थापक था ये। लेकिन इसकी जो राजधानी थी वो थी लाहौर। इसमें लिख दे राजधानी लाहौर। थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, आपको जैसे शॉर्ट में राजधानी आप इसके आगे नीचे लिख देंगे लाहौर। ये कुतुबुद्दीन ऐबक की ये राजधानी लाहौर। इसने दिल्ली से शासन नहीं किया। कहाँ से शासन किया? लाहौर से। लाहौर से इसने शासन किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लाहौर से ये दान बहुत देता था, दानी बहुत था। कोई जाता था तो पैसे दान दे देता। दान देने के कारण इसकी एक उपाधि थी, क्या थी? लाख बख्श। दान देने के कारण लाख बख्श की उपाधि दी। लाख हैं उपाधि मतलब प्राप्त थी। इसको ऐसे कर दीजिए, उपाधि मिली थी। एक सेकंड, ये इसको उपाधि मिली थी। लोग कहते थे, जनता कहती थी लाखों का ये ध्यान देने वाला है, इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को ये कहते थे। इसके कोई बच्चे नहीं थे, कोई भी इसके बच्चे नहीं थे। तो इसका जब कोई राजा का कोई संतान नहीं होगा तो कौन राजा बनेगा? ठीक है, जो या तो गोद देगा, ठीक है। अगर इसने गोद नहीं दिया तो भी तो राजा तो बनेगा ही ना। उस समय इसकी राजधानी थी, उस समय चक्र होता था। उस समय का जो इतिहास था कि ठीक है राजा मर गया किसी कारणवश, अब जो भी बलवान होगा, ठीक है, इसको हमने एक न्याय बताया था। कौन सा न्याय? मत्स्य न्याय बताया था ना आपको कि जो भी बलवान होगा वो जाके या तो युद्ध लड़े या तो हरा के जीत जाएगा, ठीक है। तो उस समय तुर्क अधिकारी भी होते थे। एक राजा होगा तो राजा के साथ कौन होगा? राजा के साथ कौन होगा? सेनापति होगी ना, उसकी मंत्रिमंडल होंगे ना। तो वही वो योग्य व्यक्ति को चुनते थे। वो सोचते थे कि योग्य व्यक्ति को चुनेंगे और राजा बना देंगे। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक मृत्यु हो जाती थी तो उसके साथ ही किसको बैठाया गया? तो लाहौर में ही एक व्यक्ति को बैठा दिया गया। उसका नाम था आराम शाह। आराम शाह गद्दी पर बैठ गया, लेकिन आराम शाह के बारे में ये नहीं मालूम है कि वो कौन था, उसका लड़का था या कोई रिलेशन का था। लेकिन वो थोड़ी दिन के लिए, 8 महीने के लिए वो गद्दी पर बैठा। तो ये नोट ये हो गया है आपका। अब देखिए 1210 से 1210 के बीच में ही एक और राजा बैठता है जिसका नाम है आराम शाह। आराम शाह गद्दी पर बैठा। लिख लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह गद्दी पर बैठा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह
गद्दी पर बैठा। लेकिन ये राजा बहुत दिन तक नहीं रह पाया, क्योंकि ये इसको अधिकारियों ने पसंद नहीं करते थे। इसलिए एक दूसरे जो गुलाम था इल्तुतमिश, जिसको मोहम्मद गौरी ने खरीदा था, उसको बैठा दिया गया। इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया। जो दिल्ली सल्तनत हम लोग कहते हैं ना, अब यहीं से शुरू होती है। वास्तव में जो संस्थापक था वो इल्तुतमिश ही था, क्योंकि उसने राजधानी दिल्ली बनाई। उसको दिल्ली में तुर्क अधिकारियों ने इल्तुतमिश को, अब गद्दी पर बैठता है 1210 से 1236 इल्तुतमिश। हम शॉर्ट नहीं लिख रहे हैं, आप भी ऐसे ही लिखिएगा, राजधानी दिल्ली। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सल्तनत, दिल्ली वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक ये था। इसने दिल्ली को राजधानी बनाया। इतना लिख दिया। देखिए ये शॉर्ट में इस तरीके से लिखेंगे ना तो इसको हम समझा देंगे। इसमें किसी को समझ में आ गया सबको? यस सर। तो हम इससे क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे थोड़ी देर बाद। इसलिए अभी हम मौका दे रहे हैं, अगर जिसको भी डाउट है तो समझ जाएगा। बहुत लोग कभी कभी संकोचवश नहीं करते, यहाँ संकोच नहीं करना है, ठीक है? इसीलिए टाइम दे के आए हैं ना इतना कीमती, तो इसको पूछ जरूर लीजिएगा। अब इसको ऐड कर देते हैं। अब कोई राजा गद्दी पर बैठेगा तो वो कुछ ना कुछ नया काम करेगा। इल्तुतमिश ने भी कुछ नया ही किया। अब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। अब ऐसे आप लोग लिख लीजिए, इक्ता प्रथा की शुरुआत 40 के दल का गठन। 40 के दल का गठन। आधा का कितना आपने लिख लिया है? अब यही तो बताने जा रहे हैं। 40 के दल का गठन, ये दो चीज आपने लिख लिया ना। इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा तो उसने एक नई प्रथा शुरू। एकता का मतलब होता है जमीन से, भूमि से संबंधित। उसने क्या किया कि उस समय जब उसको दिल्ली सल्तनत मिला तो उसको उत्तर और पश्चिम में कई जगह मिल गई, कई क्षेत्र मिल गया। तो उसने सैनिकों को उस समय पैसा, सैनिक जो होते थे तो उसको कोई अधिकारी रखा जाएगा तो उसको सैलरी या कुछ दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। तो इसने पैसा नहीं दिया, वेतन नहीं दिया। इसके बदले में इसने जहाँ जो सैनिक थे, सेनापति थे, उनको वेतन के बदले में भूमि प्रदान करने लगा। वेतन के बदले में क्या दिया? भूमि, जमीन दे दिया। मान लीजिए बस्ती का क्षेत्र दे दिया, बस्ती और गोरखपुर का क्षेत्र दे दिया, तो उस क्षेत्र से क्या मिलेगा? टैक्स। उस समय क्या होता था? उस समय आप सोचिए 1200 ईस्वी में कौन सा टैक्स मिलता था? सरकार क्या, राजा की आय क्या थी 1200 ईस्वी में? क्या थी? 1200 ईस्वी में अगर एक क्षेत्र क्यों दे देते थे? खेती तो होती थी। ये जितना चीज आप लोग नई नई जो टेक्निक देख रहे हैं, ये सिर्फ 10-20 साल में बहुत डेवलप हुई है, ठीक है? ये डिजिटल बोर्ड कब देखा था? इसके बाद कैसा था?
5 साल पहले लिखा था क्या ये? तो ये इस पे मत जाइए आज के इस पे। इतिहास उस समय सिर्फ कृषि खेती होती थी, किसान खेती करते थे, गेहूं चना मटर सरसों जो फसल होती थी वही सब होता था, और उसी को बेचकर सिक्के में कन्वर्ट किया जाता था। तो ज़्यादा पैसा नहीं था, ज़्यादा साधन नहीं था, इसलिए राजा ने ये सोचा कि क्यों ना जिस जमीन पर सेनापति शासन कर रहा है वो जमीन का हिस्सा दे दे। तो इसको कहते थे कि पैसे के बदले में भूमि का जो आवंटन, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो मान लीजिए आगे इसमें आ जाएगा कि 10 नंबर का लिखिए इक्ता प्रथा, तो आप क्या लिखेंगे 10 नंबर लिखेंगे ना, पहले तो लिख दिया है, तो इसने इसकी शुरुआत की। तो इक्ता प्रथा है क्या? वेतन के बदले में भूमि का आवंटन कर देना। अब वो जमीन दे दिया, मान लीजिए आप लोग सैनिक हैं और सेनापति है, अब आप लोगों को जो अनाज कोई देगा उस समय या कोई चीज़ होगा तो वो आपके अंडर में काम करेंगे। राजा को उस समय जितनी जमीन थी, मान लीजिए ये हिस्सा दे दिए, इसका 1/3 राजा को भेजना होता था। अगर 90 रुपया की आमदनी यानी 90 किलो अनाज हुआ तो राजा को कितना भेजना पड़ता था? राजा कितना लेगा? 30 किलो। 30 किलो कहाँ किस जगह भेजना था? दिल्ली, ठीक है, 30 किलो दिल्ली भेजना है, और बाकी किसको रखना है? सेनापति को, और उसको वो खर्चा सैनिकों का सेनापति को उठाना है। राजा, अब राजा निश्चिंत हो गया, राजा ने दे दिया, राजा ने स्वायत्त कर दिया, नहीं तो ये जिम्मेदारी किसको होती है? ठीक है, वैसे आज भी शासन चलता है, ठीक है, ये जैसे आपकी ये योजना चल गई ना, सरकार ने पैसा डीएम के अकाउंट में भेज दिया, डीएम ने समाज कल्याण को भेज दिया, तो ये जो स्वायत्त है ना, ऐसे ही उसने इक्ता प्रथा की शुरुआत की। ये समझ में आ गया? यस सर। अब देखिए 40 का दर, बहुत लोग कहते हैं ये क्या था? 40 का गठन हैं? 40 लोग का गठन जी, तो ये 40 लोग का क्यों गठन? इसके पहले नहीं पढ़े थे कभी क्या? 40 पढ़ाते, लेकिन ढंग से पढ़ना चाहिए। देखिए 40 उसने क्या किया, इल्तुतमिश बहुत समझदार था, वो आया था कहाँ से था? इंडिया का तो था नहीं, वो बाहर से आया था। तो वो एक तुर्क था, इल्बारी तुर्क था, उसकी एक जाति थी इल्बारी। इल्तुतमिश की जो जाति थी कौन सी थी? इल्बारी। तो वो जानता था कि यहाँ पर खतरा हो सकता है, इसलिए इल्तुतमिश ने अपने जाति के लगभग 40 लोगों का एक दल बनाया। वो दल क्या होता था? राजा की सुरक्षा करते थे। 40 लोग वो अपने ही समूह में बना लिया, 40 लोग इसलिए बनाया कि ये 40 लोग ही राजा की रक्षा करेंगे, और इन 40 को ही मंत्री पद दे दिया उसने, और इन्हीं के सुझाव से काम करना शुरू किया। ठीक है, तो ये 40 के दल का गठन, जैसे आज सरकार बनती है ना, जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो मंत्री किसकी पार्टी की? बीजेपी, दूसरे पार्टी के नहीं ना करेंगे। तो वैसे ही उसने भी सोचा कि हमारी जो जाति के हैं इन्हीं को मंत्री बनाया जाए तो हमारी रक्षा करेंगे। तो 40 के दल का उसने गठन किया, इल्तुतमिश ने 40 के दल का गठन किया, और इसको लिख लिया इल्तुतमिश इल्बारी तुर्क था। इल्तुतमिश के समय एक बहुत, इल्तुतमिश के समय अवध में पृथु नामक जनजाति ने विद्रोह कर दिया। पृथु नामक जनजाति ने विद्रोह कर दिया। इल्तुतमिश के समय पृथु नामक जनजाति ने विद्रोह कर दिया। इसको लिख लिया? यस सर। अभी नहीं सर। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से
सुल्तान के पद की आज्ञा ली। 1200 इसको लिख लीजिए, बहुत इसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान के पद की आज्ञा ली। 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश के समय मंगोल नेता चंगेज खान के आक्रमण का स्थिति उत्पन्न हुई। कितना लिख लीजिए आप लोग? लिखा? सब लोग लिखा? ठीक है। देखिए ये लिखा, कल इसको समझा दें, लिख तो भले क्या समझाएंगे। ये बगदाद के खलीफा, देखिए इस्लाम धर्म में वहाँ पे धर्म को बहुत मानते थे, धर्म आज भी बहुत मानते हैं। तो वहाँ पर एक गुरु होते थे, जैसे हम लोग जो भी धर्म को सबके कोई ना कोई गुरु होते हैं ना, तो वैसे ही उस समय उनके एक गुरु होते थे और कई देशों के लोग मानते थे, उनके कई देशों के लोग मानते थे। तो उस समय पहले ये गुरु हुए थे जब पैगंबर साहब थे। ये कहाँ के थे पैगंबर? सऊदी अरब में थे। तो पहले ये गुरु अरब में होते थे, उसके बाद बगदाद कहाँ है? बगदाद कहाँ है सर? इराक में बगदाद है। तो ये आप देखेंगे मैप में कि बगल में ही एशिया के अरब के पश्चिम में है। तो उस समय बगदाद में ये एक विद्वान व्यक्ति खलीफा के पद पर थे। तो राजा ये सोचता था कि वो खलीफा से राजा के पद की स्वीकृति ले ले। तो आप लोग बताइए क्यों लेता था वो? हैं? एक लोग बताइए उनका क्या? तो इल्तुतमिश को क्या आ सकता था? मतलब परंपरा, आपका उत्तर जैसे इंडिकेट होता है कि परंपरा की। अब आप बताइए। तो इस्लाम धर्म का इधर से बताइए उत्तर, इधर से क्यों लेता था आप बताइए? इस्लाम धर्म का जो प्रचार प्रसार है, हाँ, बहुत बड़े लेवल पे था। और अगर कोई धर्मगुरु उस धर्म का अगर उन्हें राजा की पदवी या मतलब खलीफा की पदवी देता है, तो सभी लोग उसका आदेश मानने के लिए उसके प्रति जो भी मतलब। तो मान लीजिए वो ले लिया धर्म का, तो उसको क्या जरूरत थी? वो तो वैसे ही तलवार से लड़ता था, घोड़े से चलता था। तो उसको क्या आवश्यकता पड़ी कि बगदाद के खलीफा से सुल्तान के पद की लेने की? उसको तो वैसे ही राजा बना दिया गया। नहीं, आखिर क्यों? तो उसको क्यों आवश्यकता पड़ी खलीफा के पास जाने की? इसलिए जैसे इल्तुतमिश धर्म को मानता था, वैसे पब्लिक भी मानती है। ठीक है, अगर कोई धर्म गुरु राजा के ऊपर हाथ रख दे कि ये राजा बहुत अच्छा है, तो
तो पब्लिक उसको ये मिल जाएगा, पब्लिक का स्नेह मिल जाएगा, पब्लिक विद्रोह नहीं करेगी, जनता का समर्थन मिल जाएगा। क्योंकि अगर जनता विद्रोह कर देती तो राजा को हटा दिया जाता। तो उसने चालाकी से खलीफा उसने दिखाया कि खलीफा को सब लोग मानते हैं, तो खलीफा से उसने क्या किया, स्वीकृति पत्र ले लिया कि जनता ना विद्रोह करे। अगर जनता विद्रोह करने लगी तो राजा गद्दी पर नहीं बैठ पाएगा, राजा तो तुरंत हट जाना पड़ेगा। इसलिए उसने खलीफा से स्वीकृति ली, ठीक है। और उसके खिलाफ एक हमने लिखा है कि मंगोल नेता चंगेज खान ने आक्रमण किया। उस समय मंगोल नेता चंगेज खान जीतता चला आ रहा था, वो भारत में आया नहीं, लेकिन उसने एक ईरान के राजा थे उनको पराजित कर दिया। उनका नाम था जलालुद्दीन मंगबरनी। जलालुद्दीन मंगबरनी इल्तुतमिश से सहायता प्राप्त करता है, लेकिन इल्तुतमिश सहायता नहीं देता है क्योंकि उसको डर था कि चंगेज खां अगर हमने सहायता दे दिया तो चंगेज खां हमारे पर आक्रमण कर दीजिएगा। तो उसने कूटनीति किया। इसको ऐड कर दें, यस सर। यहाँ पे इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मंगबरनी की सहायता नहीं की। सहायता चंगेज खां के डर के कारण नहीं की। चंगेज खां के डर के कारण सहायता नहीं की। इल्तुतमिश ने अन्नदास, यल्दीज एवं कुबाचा को कुबाचा को युद्ध में हरा दिया। इसको भी लिख दीजिए आप। यल्दीज एवं कुबाचा को युद्ध में हरा दिया। कितना लिख दिया आपने? यस सर जी। एक और इल्तुतमिश के काल में बंगाल पर अधिकार कर लिया गया। बंगाल पर अधिकार कर लिया गया। देखिए, ये जलालुद्दीन मंगबरनी, ये आप लोग लिखा होगा, ये ईरान का शासक, ईरान का, और इसकी लड़ाई हो रही थी चंगेज खां से। ये सहायता प्राप्त करता है लेकिन इल्तुतमिश सहायता नहीं देता है इसको, कूटनीति से डर कर। इल्तुतमिश के एक अन्य गुलाम थे यल्दीज और कुबाचा, उनको युद्ध में हरा देता है। इल्तुतमिश के काल में बंगाल जो था उस पर अधिकार कर लिया जाता है, जीत लिया जाता है, ठीक है। अब इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठ ही गया तो उसने कुछ नई चीजें शुरुआत की। उसने चांदी का सिक्का शुरू बना। इल्तुतमिश की काल में चांदी का सिक्का टंका कहलाता था। तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था।
तांबे के सिक्के को जीतकर, चांदी का सिक्का 175 ग्रेन का था, ग्रेन का 175 ग्रेन का था चांदी का सिक्का। ग्रेन कितना होता है? ये ग्रेन 150, ये ग्रेन का कुछ भार है, क्लियर नहीं है। उस समय जो सिक्का उसने चलाया था उसका 175 ग्रेन का ये होता था, चांदी का सिक्का। ये टंका कहा जाता है। इस समय टंका आप सोचेंगे तो बांग्लादेश का के जो रुपये है उसको टंका बोला जाता है, टका बोला जाता है। वही टका इल्तुतमिश ने जब चांदी का सिक्का चलाया, ये टका बोला जाता था इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश के जब चांदी का सिक्का चलाया था उसमें एक देवी की आकृति थी, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी की आकृति युक्त सिक्का। ये लक्ष्मी की आकृति युक्त सिक्का चला, लक्ष्मी की आकृति युक्त सिक्का ये जो चलाया था इसने, लक्ष्मी की आकृति। इसको ऐड कर लें। नहीं, चांदी के सिक्के थे। देखिए, अभी हमने आपको बताया था कि पहली मस्जिद किसने बनवाई थी। पहली मस्जिद कुतुबुद्दीन ने बनाई। अब मदरसा, मदरसा सुना है ना, इसने दिल्ली में पहला मदरसा बनवाया। मदरसा तो वहाँ पे, अब इसने पहला मदरसा बनाया। इल्तुतमिश ने दिल्ली में पहला मदरसा, इसका मदरसा नासिरी ए मुइज्जी नाम से बनवाया। ये मोहम्मद गौरी के नाम जो थे उसी के नाम से इसने मदरसा का नाम नासिरी ए मुइज्जी, नासिरी ए मुइज्जी नाम से इसने मदरसा बनाया। इसी ने पहला मकबरा भी बनवाया अपने लड़के के नाम पे। इसके लड़के का नाम था नासिरुद्दीन महमूद। लिख लीजिए, सुल्तानगढ़ी का, दिल्ली में लिख लीजिएगा, दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का मकबरा अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद के लिए बनवाया। नासिरुद्दीन महमूद के लिए दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का मकबरा अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद के लिए बनवाया। ये लोग शासक पहले से मकबरा में जहाँ पे दफनाया जाता है वो पहले ही बना देते थे, ठीक है। ताजमहल भी मकबरा ही है, ठीक है। ये मकबरा इसने
तो ये कभी कभी पूछा जाता है कि पहला मकबरा किसने बनवाया, पहला मदरसा किसने बनवाया। तो ये पहला मदरसा, पहला मकबरा बनाने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को, ठीक है, इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश के बाद, इसके बाद गद्दी पर उसके कई लड़के थे, लेकिन उसके गद्दी पर बैठता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इसके बाद गद्दी पर जो बैठता है 1236 ईस्वी में, रजिया सुल्तान से पहले भी एक गद्दी पर बैठता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। फिरोज शाह रुकनुद्दीन फिरोज शाह बैठता है गद्दी पर। एक दासी रहती है, उससे ही वो विवाह कर लेता है। उस रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माँ का नाम था शाह तुर्कान। रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माँ का नाम शाह तुर्कान। ये महिला जो है, क्या कहते हैं, आप वातावरण बहुत खराब कर देती है, आपस में युद्ध होने लगता है और जितने भी 40 दल के रहते हैं वो लड़ने लगते हैं आपस में ही। तो उन्होंने क्या किया, बाद में रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या कर दी और आगे जो है इसकी एक लड़की का नाम था रजिया सुल्तान, वो गद्दी पर बैठती है 1236 ईस्वी। इसको ऐड कर लें, 1236 से 1240 रजिया सुल्तान। ग्वालियर की विजय, ग्वालियर की विजय के पश्चात, इसको लिख लीजिए, इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। जब इसको लिख लीजिए, 1236 से 1240 ग्वालियर विजय के दौरान रजिया सुल्तान के द्वारा कबा एवं कुलाह वस्त्र का प्रयोग के द्वारा, इस पर द्वारा लिख लीजिएगा, प्रयोग किया जाने लगा। इसको नोट कर लिया। देखिए, ग्वालियर जब ग्वालियर की विजय करने जा रहा था तो उसने अपनी लड़की को ही राजा बनाया था, लेकिन जो 40 दल के लोग थे वो महिला को शासक बनना नहीं चाह रहे थे कि वो बने। तो 40 के दल तो विरोध कर रहे थे इसको, लेकिन वो जनता के पास जाती है
और उस समय जो जनता के पास उसने गई और जनता के पास जाकर उसने लाल वस्त्र पहने। उस समय जो लाल कपड़ा पहनता था उसको न्याय मांगने वाला कहा जाता था। ठीक है, रेड, अगर कोई लाल कपड़ा पहन जाए तो उसको न्याय। तो रजिया सुल्तान ने भी यही किया, लाल वस्त्र पहनकर वो जनता के पास गई और अपने जो पूर्व राजा थे रुकनुद्दीन फिरोज शाह के अत्याचारों का उल्लेख किया, तो जनता ने उसका समर्थन किया। जनता ने ही रजिया सुल्तान को, पहली बार कोई जनता सामने आई और रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठा दी और रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या करवा दिया गया। तो रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी, लेकिन जो 40 के दल थे वो षड्यंत्र करने लगे। उनको मालूम था, उनको महिलाओं का शासक देखना मंजूर नहीं था, तो वो लोग षड्यंत्र करने लगे। वो चाहते थे कि किसी तरह इसको गद्दी से हटा दिया जाए। तो रजिया सुल्तान, ये लिख लिया, लिख लीजिए, रजिया सुल्तान ने याकूत नामक व्यक्ति को अमीर आकूर का पद दे दिया। इसको लिख लीजिए, आपका वो बता रहे हैं। रजिया सुल्तान ने याकूत नामक व्यक्ति को अमीर ए आकूर नामक पद दे दिया। रजिया के विरोध करने वाले नेता का नेतृत्व ऐतगीन ने किया। कैथल के निकट रजिया की हत्या कर दी। रजिया के समय हसन कारनू नामक विदेशी ने आक्रमण किया। इसको नोट कर लीजिए अभी। रजिया के विरोध करने वाले नेता का नेतृत्व ऐतगीन ने किया। कैथल के निकट रजिया की हत्या कर दी और रजिया के समय हसन कारनू नामक विदेशी ने आक्रमण किया। इसको लिख लिया आपने? कैथल सिंध के पास, सिंध इस समय पाकिस्तान में। सिंध का प्रांत कहाँ है? पाकिस्तान में। तो ये एक याकूत नामक व्यक्ति था, विदेशी, अफ्रीका का। रजिया ने उसको क्या कहते हैं? अपना अमीर आकूर। अमीर आकूर का मतलब होता है अश्वशाला अध्यक्ष। अश्वशाला मतलब होता है घोड़े की देखभाल। तो इसी को पद में जब रख दिया तो 40 के दल उसके विरोध करने लगे कि ये विदेशी को क्यों रख रही है। ठीक है, तो ये 40 के दलों ने षड्यंत्र कर दिया। षड्यंत्र करने वाला नेता कौन था? इसने जो है रजिया के खिलाफ षड्यंत्र किया और कई लोगों को तैयार किया कि जब रजिया कहीं आक्रमण करने के लिए जाएगी, तो रजिया जाती है आक्रमण करने के लिए, लेकिन तो वहीं पर जब वो लौटती है तो सिंध के पास कैथल के निकट जब वो रहती है तो कुछ ऐसा माना जाता है कि डाकुओं ने रजिया की हत्या कर दी। 40 के दल हत्या नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो जब वहाँ पर रुकी हुई थी
तो कुछ डाकू लोग निकल गए थे और धोखे से रजिया सुल्तान की हत्या कर दी जाती है। तो रजिया शाह का जो शासन था बहुत लिमिट था, 3.5 साल लगभग था, 3.5 साल उसने शासन किया रजिया सुल्तान ने। इसके बाद इल्तुतमिश के छोटे छोटे और भी लोग उत्तराधिकारी बने। इसको ऐड कर देते हैं। रजिया सुल्तान के बाद गद्दी में बैठते हैं बहराम शाह। बहराम शाह ये इल्तुतमिश का तीसरा लड़का था। इसका काल है 1240 से 1242। 1240 से 1242 ये गद्दी पर बैठा। नवीन, इसको लिख लीजिए नवीन पद। नवीन पद का निर्माण किया। नवीन पद का निर्माण इसने किया। नायब एक मुमलकार, देख लीजिएगा, नायब एक मुमलकार। ऐतगीन को पहले ये पद दिया गया। इसको लिख लीजिए, ऐतगीन को पहले ये पद दिया गया। ईस्वी में मंगोल तायर ने इसके शासन में आक्रमण किया। ये देखिए, बहराम शाह एक ये वजीर तो होता ही था पहले, प्रधानमंत्री, लेकिन एक पद उसी से मिलता जुलता इसने बनाया। और अभी हम आप पढ़ा रहे थे कि रजिया सुल्तान का नेता कौन था? ऐतगीन, उसी को उसने दिया, क्योंकि बहराम साहब भी नहीं चाहता था, इसका भाई भी, कि रजिया सुल्तान राजा बने यानी रानी बने। तो ये भी षड्यंत्र में शामिल था, तो उसको दे दिया। जब ये गद्दी पर बैठा था तो एक मंगोल आया तायर, इसके खिलाफ आक्रमण कर दिया। लेकिन बहराम शाह जल्दी शासन नहीं, इसको भी एक प्रधानमंत्री यानी 40 के दल ने हटा दिया और इसकी हत्या करवा दी। अब अगला राजा बैठता है 1242 से, यही लिख दे रहे हैं, 1242 से 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह। ये गद्दी पर बैठा अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 में। आप लोग कीजिए, अलाउद्दीन मसूद शाह गद्दी पर बैठा 1242 से 1246 में। इसका बहुत ज़्यादा इतिहास में बहुत ज़्यादा प्रगति इसने नहीं किया। तो इसके बाद लिख लिया आप लोगों ने, इसके बाद गद्दी पर बैठता है इल्तुतमिश वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद 1242 से 1246 ईस्वी। सॉरी तो वही नोट करो, एक सेकंड। 1246 से 1265 ईस्वी, ठीक है। ये कुरान की नकल
करना, ऐसे शॉर्ट में लिख लीजिएगा। तो कुरान की नकल करना, तो क्या लिखना है? आपको लिखना है कुरान की नकल करना, कुरान की नकल करना। कुरान की नकल करना। बहराइच के हाकिम, बहराइच के हाकिम के पद पर गाबिज, बहराइच के हाकिम पर मिनहाज उस सिराज ने तबकात-ए नासरी नामक पुस्तक भेंट की। मिनहाज सिराज ने इसे आदर्श सुल्तान बताया। इतना नोट कर लीजिए आप लोग। कुरान की नकल करना, बहराइच के हाकिम के पद पर काबिज, मिनहाज उस सिराज ने तबकात-ए-नासरी नामक पुस्तक भेंट की। मिनहाज उस सिराज ने इसे आदर्श सुल्तान बताया। ये वास्तव में इल्तुतमिश का प्रपोत्र था, यानी रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो बैठा था उसका ही लड़का था। गद्दी पर तो बैठ गया, लेकिन उस समय की अर्थव्यवस्था माना जाता था आय का साधन कम हो गया था। तो ये जो राजा था ये नकल करता था। हमने लिखा है ना कुरान की नकल, तो कुरान की नकल लिख लिख के ट्रांसलेट कर करके कॉपी को बेचता था ये। तो ये हस्तलेख इसकी बहुत अच्छी थी, तो ये लिखता रहता था। और ये इसको बहराइच में हाकिम जो क्या कहते हैं दवा देते हैं, हाकिम के पद पर ये रहा। उसके बाद इसके काल में एक लेखक थे मिनहाज उस सिराज, उन्होंने किताब लिखी थी तबकात-ए-नासरी। वो किताब इसको भेंट किया। अपनी उसी किताब में इसको आदर्श सुल्तान बनाया। नासरुद्दीन महमूद जो था वो एक तरीके से खिलौना बन गया था बलबन का। बलबन भी 40 का दल किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। 40 का दल, तो उसी का वो सदस्य था। तो बलबन ने इसको अपने अंडर में ले लिया और इसको रिमोट की तरह उपयोग करता था। अपनी लड़की का विवाह भी इसी से कर दिया, नासरुद्दीन महमूद से, और अंत में धीरे से इसकी हत्या करा दी। कोई जान भी नहीं पाया इसको। ऐसा माना जाता है कि जहर दे दिया। पहले राजा को कैसे मारा, तो षड्यंत्र से मारते थे, जहर दे देते थे तो मार दिया। और इस वंश का अंत हो जाता है, बलबन खुद राजा बन जाता है और अब शासन काल आता है बलबन का। बलबन 1265 से 1287, ये भी इलवारी वंश का था। इसको लिख दीजिए, शॉर्ट में लिख लीजिए आप लोग। 40 दल का दमन, 40 दल का दमन।
गयासुद्दीन की उपाधि, गयासुद्दीन की उपाधि शॉर्ट लिखा हो, ये भी इरबारी तुर्क था, जैसे इल्तुतमिश था। इसने 40 दल जो बनाया था, किसने बनाया था? तो इसने सोचा, ये चालाक राजा था, ये बहुत चालाक था। इसने सोचा कि ये जो 40 लोग के दल हैं ये राजा को परेशान कर रहे हैं, तो इसने सबसे पहले उसी 40 लोगों को ही पद ही खत्म कर दिया, इसने दमन कर दिया। तो एक तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 40 दल बनाता कौन है और एक खत्म कौन करता है, तो खत्म किसने कर दिया? बलबन ने कर दिया। इसने गयासुद्दीन की उपाधि धारण की। अब इसको ऐड करते हैं। इसका सबसे बड़ी चीज है इसका सिद्धांत, उसको कहते हैं राजत्व सिद्धांत। राजत्व सिद्धांत, रक्त एवं लोभ की नीति, ऐसे लिख लीजिए शॉर्ट में, रक्त एवं लोभ की नीति। अफ्रासियाब का वंशज, अफ्रासियाज का वंशज सिजदा एवं पैबोस की प्रथा की शुरुआत। देखिए बलबन जो है उसका राजत्व यानी राज का सिद्धांत, वो अपने को बहुत ऊंचे वंश का बताता था बहुत, और दरबार में वो जो है रक्त एवं लोभ की नीति अपनाता था। मतलब कहने का ये मतलब था कि वो किसी को अगर कोई षड्यंत्र करता था तो उसको तुरंत मार देता था। खून बहाने में वो बिल्कुल संकोच नहीं करता था। अफ्रासियाब, दूसरा आपने लिखा क्या है? अफ्रासियाब ईरान के एक राजा का वंश था। तो बलबन अपने को उनसे जोड़ता था कि मैं उन्हीं राजा के ही पद से संबंधित हूँ, इसलिए उसने अपने दरबार में 2 प्रथा चला दी। कौन कौन सी? सिजदा क्या है? हाँ, कब करना है? कब करना? जब राजा महल में बैठा हो, घुटने के बल पे आइए और घुटने के बल पे उनसे प्रणाम कीजिए। और पैबोस का मतलब जाके पैर चूमिए उनका, ठीक है? तो ये प्रथा उसने, यानी कोई भी मान लो गद्दी पर बैठा है, कोई एंट्री करे दरवाजे पर तो पहले घुटने के बल पे बैठ जाए और फिर राजा के पास जाए जहां वो सिंहासन पे बैठा हुआ है, उसका पैर चूमे। तो लोग भय के कारण बलबन से बहुत डरने लगे। उसने ऐसा नीति बना दी कि कोई भी घुसेगा उसके महल में और कोई भी गरीब को देखता था तो तुरंत क्रोधित हो जाता था। अगर किसी के कपड़े फटे हैं तो तुरंत क्रोधित हो जाता था। उसके दरबार में अगर किसी ने कह दिया कि कोई कपड़ा फटा है या कोई वैसा है तो उसको बाहर कर देता था, वो देखना पसंद नहीं करता था। इसलिए इसका बहुत खतरनाक नीति थी रक्त एवं लोभ की। अगर वो सुन लेता था कि कोई भी उसके नियम के विपरीत काम करता है तो वो तुरंत मरवा देता था। तो उसने साम्राज्य में ये जो नियम सिजदा एवं पैबोस की जो प्रथा लिया ईरान से, ये क्वेश्चन आता है, ईरान से शुरुआत, ईरान से ली, इसको इसी में जोड़ दे, शुरुआत की जो ईरान से ली गई, इसमें ऐसे कर ली, जो ईरान से ली गई
ईरान में ऐसी प्रथा चलती थी, सिजदा और वैभव की प्रथा, ठीक है। अभी भी कुछ है, कुछ तो है, अभी भी इसका है। लोग झुकते हैं, ऐसे करते हैं ना, करते ही नहीं करते हैं, ऐसे थोड़ा सा जो झुकना है ये करके, ये जो है ये सिजदा भी है। लोग कहते हैं उर्दू भाषा में सिजदा करना यानी झुकना। तो ये झुकने का जो नियम था वो ईरान से चला आ रहा था और बलबन ने भारत में लागू कर दिया कि जो भी राज्य में घुसेगा उसको ये प्रथा अपनानी पड़ेगी, सिजदा कर वो, ठीक है। ये क्या बोल, चलिए। इसने देखिए रक्त और लोभ की नीति, ये किसी को पसंद वो नहीं करता था। इतना क्रोधित राजा था, अगर कोई इसके खिलाफ षड्यंत्र कर देता था, इसके खिलाफ बंगाल में एक नेता था जिसने विरोध कर दिया, जिसको पहले लिख लीजिए, इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा, रक्त एवं लोभ की नीति, ये हेडिंग डालिएगा, ये हेडिंग आपको डाल दीजिए। बंगाल में तुगरिल का विद्रोह, मलिक बकबक की हत्या, नोट कर लीजिए, मलिक बकबक की हत्या, शेर खां की हत्या, शेर खां की हत्या, मेवातियों का दमन, कटेहर के विद्रोहियों का दमन, कटेहर में विद्रोहियों का दमन, नोट कर लिया? हाँ नोट कर लीजिए, इसको बता देते हैं, ये शॉर्ट में लिखवाए हैं। नामक स्थान है या व्यक्ति का नाम है? ये व्यक्ति था, बंगाल में तुगरिल का विद्रोह व्यक्ति था ये, ठीक है। इसको शॉर्ट लिखवाया है क्योंकि अगर शॉर्ट नहीं लिखवाते तो टाइम नहीं है इतना शॉर्ट, ये आपको समझना पड़ेगा, इसको आप बिल्कुल समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बंगाल क्या है, बंगाल तो एक राज्य था, एक सरदार। अब देखो आपको अगर कहानी समझ में आएगी तो आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। जैसे आपने पूछा ना तुगरिल क्या है, तुगरिल एक व्यक्ति था, एक सरदार था, वो कहाँ था? बंगाल में। वो विद्रोह कर दिया, विद्रोह। अच्छा, जब विद्रोह का मतलब कैसे होता है, आप लोग क्या समझते हैं? विद्रोह करना मतलब कैसे किया? विद्रोह कर कैसे करते हैं? विद्रोह राजा की आज्ञा ना मानना। जैसे एक फरमान जारी होता था कि आप सैनिकों को लेकर दिल्ली में चले आइए, तो उसने विरोध कर दिया, वो कहीं और चला जाए, वो बात ही ना माने, तो इसने विद्रोह कर दिया, तुगरिल का विद्रोह कर दिया। इसने विद्रोह कर दिया तो उसने अपने लड़के को भेजा, पहले भेजा अयोध्या के एक जो है सेनापति को भेजा, उसका नाम था अमीन खां। अमीन खां को उसने विद्रोह को भेजा, लेकिन अमीन खां ये विद्रोह नहीं दबा पाया। जब विद्रोह नहीं दबा पाया तो बलबन ने गुस्सा होकर, क्रोधित होकर इसकी हत्या कर दी, इसको अयोध्या के फाटक पर लटका दिया, इसकी हत्या कर दी, ठीक है। अमीन खां। ये मलिक बकबक, ये इसने दास की हत्या कर दी थी, ये भी एक सैनिक था, इसको बाजार में हत्या करवा दिया बलबन ने। ये इसकी देखिए रक्त एवं लोह की नीति है। इसके बाद इसका चचेरा भाई शेर खां जब षड्यंत्र करने लगा और अत्याचार करना, तो जहर देकर उसकी हत्या करवा दी। मेवाती, ये एक जनजाति थी दिल्ली के पास, ये
अलाउद्दीन सॉरी इसके बारे में बर्नी ने लिखा है कि ये बलबन के काल में विरोध कर रहे थे मेवाती लोग, तो दिल्ली के आसपास सभी मेवातियों को इसने जाकर मेवातियों का दमन कर दिया, कि हत्या करवा दी। कटेहर ये रोहिलखंड में है, बरेली मुरादाबाद के आसपास, वहाँ भी कई जनजाति लोग विरोध कर रहे थे, उनका भी इसने क्या किया, हत्या कर दिया। तो ये जो नीति है ये क्या है, ये कौन सी नीति है उसकी, रक्त एवं लोभ की नीति है। तो ये जो विरोध कर रहे थे इनकी क्या कर दिया, बलबन ने क्या करवा दिया, हत्या करवा दिया। ठीक है, अब मलिक बकबक के बारे में बात करते हैं। जी देखिए, मलिक बकबक एक सैनिक था, इसने क्या किया, किसी दास की हत्या कर दी। तो उसको जब पता चलता है तो भरे बाजार में वो मलिक बकबक को बुलाता है। कोहड़ा मारना समझती है, कोड़े मारा जाता था हंटर से। तो उसने भरे बाजार में, अब ये लाइन हम अगर लिखवा दें 4 लाइन तो आपका मलिक बकबक में ही खत्म हो जाएगा, इसीलिए ये हमने शॉर्ट में लिखवाया है, आप मलिक बकबक याद रहेगा। तो मलिक बकबक ने एक दास की हत्या कर दी, बलबन को बहुत, उसको कहा कि हाजिर हो जाइए, मार्केट बुलाई जाती थी उस समय। अगर आप लोग कोई मूवी वूवी देखे होंगे तो उस समय सजा देने का तरीका ऐसा था, खुले रोकते रहते। अब किसी देश में देते हैं, सऊदी अरब में देते हैं ना खुले तौर पे हत्या, तो वो ही चीज थी, उसने बुलाया मार्केट में और मलिक बकबक को कोड़ा मारा गया और उसकी हत्या करवा दी। तो ये क्यों किया उसने, वो बहुत टिट फॉर टैट, मतलब वो तुरंत हत्या करवा देता था। मलिक बकबक की हत्या करवा दिया बलबन ने, वैसे ही शेर खां की हत्या करवा दी। तो ये रक्त एवं लोग, और मेवाती लोग, जो मेवाती थे वो जनजाति थे दिल्ली के आसपास, वहाँ भी हत्या करा दी। इसके काल में सबसे ज़्यादा परेशानी हुई मंगोल शुरुआत में इसके खिलाफ आक्रमण, तो इसने एक नीति बनाई मंगोलों से रक्षा के लिए। इसने क्या किया, किला बना। ये बहुत जरूरी क्वेश्चन आता है कि किस शासक ने मंगोल आक्रमण से बचने के लिए सर्वप्रथम किला निर्माण किया। तो इसको लिखिए, मंगोल के प्रति नीति। उत्तर पश्चिमी हिस्से में किले का निर्माण कराया। उत्तर पश्चिमी हिस्से में किले का निर्माण कराया इसने। उत्तर पश्चिमी हिस्से में किले का निर्माण कराया। मंगोल आक्रमण से बलबन के पुत्र नासिरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु नासिरुद्दीन तिमूर के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ। लास्ट है लिखना अपन महीन पर। बलबन ने दीवान-ए-अर्ज
देखिए, मंगोल आक्रमण तो कर रहे थे, ठीक है। कौन सा राजा था इल्तुतमिश के समय जो मंगोल नेता आया आक्रमण करने? चंगेज। तो क्या उसने आक्रमण किया? नहीं। ये हमेशा देखिए आक्रमण नहीं किया था, लेकिन भय पैदा किया। तो इल्तुतमिश तो मर जाते हैं। उनके लड़के रजिया के खिलाफ भी हसन कारलू आता है, बहराम शाह के तायर आक्रमण करता है। तो इसको बहुत डर था। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हमेशा IAS CCS हमेशा आता है कि सबसे पहले उत्तर पश्चिमी में मंगोल से बचने के लिए किला किस राजा ने बनवाया था? ठीक है, बलबन ने ये बना दिया, किला बनवा दिया, इसने बना दिया। लेकिन इसके साथ बड़ी दिक्कत हो गई। इसका एक लड़का जो सबसे सीधा था बहुत ज़्यादा, नासरुद्दीन मोहम्मद, उस पे जब आक्रमण हुआ तो वो मर जाता उस आक्रमण से, उस आक्रमण से मर जाता था। वैसे बलबन तो बहुत कठोर था, लेकिन जो इतिहासकारों ने लिखा हुआ है कि दिन में तो वो राजा की तरह बहुत क्रोधित होता था, लेकिन रात में जब उसको पता चल गया था कि उसके लड़के की मृत्यु हो गई तो रात को रोता रहता था, अक्सर रोता था उसके लड़के की मृत्यु होने के नाते। लेकिन दिन में वो कठोर था। तो मंगोल आक्रमण से नासरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है। ये वही नासरुद्दीन मोहम्मद है जिसके काल में अमीर खुसरो का नाम सुना है? अमीर खुसरो ने अपना साहित्यिक जीवन शुरू किया, ये वही नासरुद्दीन महमूद। तो नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। तिमूर के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि किसका नाम था? तिमूर। और बलबन ने अपने सेना को देखभाल के लिए एक पद बनाया, ठीक है। जैसे रक्षा विभाग है ना, डिफेंस, वैसे ही इसने एक सैन्य पद बना दिया। इसका क्या नाम है? ये बनाया बलबन। तो ये देखिए, आपको हमने बलबन तक बता दिया, ठीक है। तो किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई पूछना तो नहीं है इसमें जो बताया है? एक नसीरुद्दीन मोहम्मद था, वो मतलब इल्तुतमिश का पुत्र वो महमूद था। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, हमने ये मोहम्मद लिखवाया, वो क्या था? महमूद था। महमूद था, वो भी इल्तुतमिश का लड़का था। किसका? नहीं, नासरुद्दीन महमूद, वो तो नासरुद्दीन महमूद आप कह रहे ना। ये देखिए कंफ्यूज दूर कर लीजिए, ये तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह का लड़का है। तो आप फिरोज शाह का लड़का था, और रुकनुद्दीन फिरोज शाह किसका लड़का था? इल्तुतमिश का, ठीक है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह इल्तुतमिश का लड़का था, और नासरुद्दीन महमूद रुकनुद्दीन फिरोज शाह का लड़का था, ठीक है। और ये जो बता रहे हैं वो नासरुद्दीन मोहम्मद है, ठीक है। चलिए और किसी को? तो ये बलबन तक का देखिए आपका इतिहास है। इसमें कुछ थोड़ा सा बचा है, वो कल बताएंगे आपको, ठीक है। बस